और लोग वो काफी ज्यादा बोलते हैं कि काफी थोड़ा कम बोलते हैं। अपना बस्ता भी खुद लेके जाता था। जो आजकल वाला कल्चर है हाँ, वो उस करेक्ट। टाइम पे नहीं। हाँ। तो अपना पोथी पत्री लेके अपन स्कूल जाते थे। हाँ। फिर इंडिविजुअल है वो, अगर वो लॉ के फील्ड में जाना चाहता है तो जो प्रीमियर यूनिवर्सिटी है वहाँ के लाइफ स्टाइल को जीना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आप अगर एनएलयू टाइप्स के यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर आपके अंदर इनकलकेट होता है। आपका घर नहीं चला जाता। उसके बाद क्या होता है कि बैंक सरफेसी एक्ट 2002 में आया। क्योंकि आजकल आप सुनते होंगे कि मोदी सरकार बोलती है कि इतने सारे एनपीए को हमने रोका। हाँ। अकाउंट बहुत सारे बड़े बड़े 7 लाख करोड़ का एनपीए था। अब आरबीआई बोलती है कि अब उसको मैं कट डाउन करके 3 लाख करोड़ कर दिया। स्वागत है दोस्तों आपका नया वीडियो में। इस वीडियो में मैं थोड़ा हट के बात करने जा रहा हूँ, जो कि मैंने काफी टाइम पहले एक टेक टॉक विद विशाल निकाला था, तो उसी में मैं उसी एपिसोड को थोड़ा अलग, अभी हम लॉ के बारे में जानिए। जो आज के गेस्ट है वो है एडवोकेट मृणाल किशोर झा, जो कि वो आज हमसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो मैंने पोस्ट किया था उसमें आपने भर भर के क्वेश्चंस पूछे थे, तो वो सारे को मैंने चार पांच क्वेश्चन जो बेसिक्स जो नेसेसरी हमें जानना चाहिए वो हमने उसको फिल्टर आउट करके इस विषय में पूरी जानकारी। चलिए देरी ना करते वीडियो की शुरुआत करते थे। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं विशाल का टेक ज्ञान, नहीं नहीं नहीं, वीकेटीजी ब्लॉग्स 4.0। तो चलिए मिलते हैं हमारे एडवोकेट साहब मिस्टर मृणाल किशोर झा। स्वागत है आपका हमारे इस ज्ञान की बातें में। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप अपने इनिशियल बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, और लॉ में आप कैसे आपका आना हुआ। तो बताइए कुछ अपने बारे में। विशाल जी, मेरा जर्नी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ। इंटरेस्टिंग ये है कि मेरा इनिशियल जो एजुकेशन है वो बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिला बथनाहा गांव से हुआ है। अच्छा। और वहाँ पे टिल 5 तक हम राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई की है। तो आपको पता ही है कि बिहार में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थी अपना बस्ता भी खुद लेके जाता था। जो आजकल वाला कल्चर है हाँ, वो उस करेक्ट। टाइम पे नहीं। हाँ। तो अपना पोथी पत्री लेके अपन स्कूल जाते थे। हाँ। फिर हमने 6 से 8 तक राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाई करा। जहाँ पे आपको पता ही है कि कंप्लीटली हिंदी मीडियम होता था। वहाँ पे मैथमेटिक्स को गणित ही बोला जाता है अभी भी। अच्छा, अभी भी बोला जाता है या अभी चेंज कर दिया उन्होंने? नहीं, अभी बिहार के एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है। हाँ। लेकिन जहां तक मुझे ज्ञान है अभी भी वहां पे मैथमेटिक्स को गणित ही बोला जाता है। अच्छा। तो तो हमारी एजुकेशन तो बहुत इंटरेस्टिंग रही। मेधावी बचपन से, मतलब कि कभी ऐसा ये नहीं था कि पढ़ाई ही करना है। क्रिकेट खेलने में कुछ ज्यादा ही रुचि था। तो क्रिकेट में हम ज्यादा टाइम देते थे। इस पे घर पे पिटाई भी पड़ती थी। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों के साथ ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है खेल से। हाँ। तो पिताजी चाहते हैं कि आप खेल के प्रति आपका कम रुझान हो, आप अपने स्टडी पे ज्यादा ध्यान दें। तो इस सब के कारण द्वंद्व तो हमेशा था। लेकिन साथ साथ में पढ़ाई भी हो जाती थी, क्योंकि पढ़ना एक एक नेसेसरी चीज भी था हमारे सोसाइटी में भी और परिवार के माहौल में भी। कि पढ़ाई करना जी मतलब जी। ऑप्शन ही नहीं, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप कोई हाँ। ऑप्शन वहां उस टाइम पे होता भी नहीं हाँ, था। समझ सकते हैं, हम भी उधर से ही है तो और हाँ। आपका मेरा जर्नी मिलता जुलता है, हम भी क्रिकेट में चले जाते थे तो हमारी भी पिटाई हाँ। होती थी। तो फिर फिर इंटरेस्टिंगली 9th 10th में मुझे सीतामढ़ी जाना हुआ। अच्छा। सीतामढ़ी मेरा सीतामढ़ी के बारे सीतामढ़ी में हेलेंस। थोड़ा बताइए, सीतामढ़ी जो हम्म। नए जो लोग हम्म। जुड़े हैं उनसे थोड़ा बताइए। हाँ, सीतामढ़ी में हेलेंस स्कूल है। वहाँ पे मेरी 9th और 10th की पढ़ाई हुई। जी जी। तो वहाँ पे जो एक डिफरेंट लैंग्वेज, एलियन लैंग्वेज, जो मदर टंग तो हमारा मैथिली है, फिर हिंदी बोलते हैं। थर्ड लैंग्वेज हमारी इंग्लिश थी। तो अच्छा। इंग्लिश से प्रॉपर इंट्रोडक्शन वहीं वहीं से स्टार्ट हुआ हमारा। और लॉ जब हम चूज किए तो लॉ एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको इंग्लिश में बस लिखना और बोलना नहीं, आप इंग्लिश बेहतर समझे और तीसरे लोगों की बात आप चौथे लोगों को समझा पाए। करेक्ट। तो हमारे जैसे लोगों के लिए एक डिफिकल्ट फील्ड तो है। बट
एक इंटरेस्टिंगली हम लोग जो इंटरेस्टिंग अपना लाइफ शुरू से ही डिफिकल्ट वाला जो सीन था, तो एक सीखने का हमेशा से जोश रुझान था कि सीखना है, जोश हाँ जोश बनता भी है। था। हाँ। तो 9th 10th में फिर हमने 10th वगैरह पढ़ने में तो कभी फेलियर बच्चे थे नहीं, तो थोड़ा पढ़ाई में पास हो जाते थे, अच्छे अच्छे मार्क्स भी आ जाते थे। क्रिकेट में रुचि था, तो खेलने वाले लोग ऐसे ही बोला जाता है कि बहुत क्रिटिकली थिंकर होते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं और पास हो हाँ। जाते हैं। तो हम और कभी ये भी नहीं था कि टॉपर बनना है हमें, कि एक इंथुसियाजम भी उस लेवल का नहीं था हमारा। इसलिए आराम आराम से अपना 9th 10th हो गया, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला लैंग्वेज के रूप में। लेकिन क्योंकि आप बिहार के सीतामढ़ी जिला में है, तो आपको, आप भले ही इंग्लिश स्कूल में भी आपका एडमिशन हो गया, लेकिन आप इंग्लिश बोल नहीं सीखे सकते, नहीं। हाँ करेक्ट। बस सीख सकते हैं, हाँ समझ सकते हाँ। हैं थोड़ा बहुत भी टूटी फूटी। फिर हमने 11th 12th श्री राधा कृष्ण गोइनका कॉलेज से किया। कॉलेज सुन के आप थोड़ा सा चौंक गए होंगे, लेकिन हाँ। बिहार में अभी भी 11th 12th कॉलेज से ही होता है। शायद अच्छा। अब शायद हायर सेकेंडरी भी हो गया होगा, हाँ करेक्ट। लेकिन हाँ, लेकिन उस टाइम में 11th 12th कॉलेज से होता था। तो बिहार बोर्ड से हमने 11th 12th दिया। फिर हम पटना पहुंचे, जो कि हमारे जैसे रूरल एरिया के लोगों का, एक बिहार में पटना एक ऐसा प्लेस माना जाता है जो अ, हर एक हर एक बच्चा एस्पायर करता है कि पटना पहुंच के कुछ तैयारी करे किसी एग्जाम का। हाँ जैसे कोटा भी है उस तरह से पटना। जिस तरह से कोटा है इंजीनियरिंग हाँ। करने हाँ वाले बच्चों के हब लिए, है वो तो उस तरह से। हाँ, तो हम पटना पहुंचे, तो पटना में मन था कि हम बीए हुए करते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स करते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि कुछ सिचुएशन ऐसा है कि नहीं, आपको इंजीनियरिंग करना है, जो कि हर हर घर में रहता है कि नहीं है, बच्चा इंजीनियर बनेगा तो ही सक्सेसफुल है। तो हमने भी जेई मेन दिया, लेकिन मन तो था नहीं। तो जब मन नहीं है तो निकलना भी नहीं था नहीं उस ना एग्जाम को। हाँ। हाँ, तो वहां पे लॉ मेरा पहला चॉइस कभी नहीं था। वो भी एक एक्सीडेंट ही था कि, हाँ, वो घर हाँ। घर वाले बोल रहे थे कि कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लो। अब बीए और ये सब करोगे, अगर आप उसमें कुछ नहीं हो पाया तो एक सेफ रास्ता है आपको प्रोग्रेस करने का। तो हम हमें पता नहीं था कि, घर वाले को भी नहीं पता था कि लॉ ऐसा कुछ फील्ड भी फील्ड होता है होता है। जहाँ पे हाँ लोग सरवाइव कर सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में वकील एक समोसे के लिए भी पूरे दिन पीछे पीछे घूमते रहते हैं करेक्ट। क्लाइंट के। हाँ करेक्ट। तो ये भी जो चलचित्र है वो देखे होंगे पिताजी और माताजी, तो वकालत तो उनके लिए भी शॉकिंग था ही, जब मैंने हाँ उनको बोला कि लॉ करते हैं। तो बाय गॉड ग्रेस उनका कभी ये ये नहीं था कि आप मत करो या करो। हाँ। मतलब हाँ, मतलब न्यूट्रल स्टांस हमेशा से रहा है। घर वाले मतलब आपकी ना फैमिली सपोर्ट, सपोर्ट करती थी कोई भी डिसीजन आप हाँ लेते थे तो। हाँ, आप जो डिसीजन आपको लेना है आप ले हाँ सकते हैं। तो एक फिर पटना में ऐसे ही हम घूम रहे थे, उस टाइम में मोबाइल का कल्चर भी कम था, लोगों के पास मोबाइल कम हुआ तो ये करते कब थे। की टू कहानी बता रहे हैं आप कौन से साल की? थाउजेंड 13 14 की। अच्छा उस टाइम में 3G आया ही था। हाँ 3G नए नए आई थी। 13 14 की कहानी है 3G। तो वो वहां पे घूम रहे थे, तो साइबर कैफे बहुत अ, ज्यादा ही आपको दिख जाता, पटना हाँ। वगैरह शहरों। तो वहां पे हर साइबर कैफे के बाहर वैकेंसीज का स्टिकर लगा होता था, और बहुत सारी चीजों का लगा होता था। तो उसमें एक था कि क्लैट करके कोई एग्जाम होता है, अच्छा। जो लॉ के लिए होता है। हम्म। और ये जो एग्जाम होता है, ये ऑल ओवर इंडिया के जितने भी प्रीमियम लॉ यूनिवर्सिटी है जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड है, गवर्नमेंट उसको चलाती है, उसके लिए एग्जाम होता है। अच्छा तो हमने इसका इस पे रिसर्च, क्राइटेरिया क्या है कैसे इसमें कौन से लोग हम इस एग्जाम को दे सकते हैं जैसे जेई का है उस तरह से कितने परसेंटेज चाहिए होता है और क्या क्या है कुछ एलिजिबिलिटी कुछ तो होगा। क्लैट जो एग्जामिनेशन होता है वो 200 मार्क्स का पेपर होता है। उसमें लीगल रीजनिंग, उसके बाद सिंपल जो रीजनिंग होती है, लीगल रीजनिंग को लीगल एप्टीट्यूड भी बोलते हैं। हम्म। और इंग्लिश 50 मार्क्स की होती है, शायद 50 या 40 मार्क्स हो गए होंगे। हाँ। मैथमेटिक्स 20 मार्क्स की होती है। जनरल हम्म। नॉलेज 50 मार्क्स की होती है। तो आपको जो हर एक बच्चा दे सकता है इसमें। लॉ का सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर वो साइंस
पृष्ठभूमि से है तो भी दे सकता है, अगर वो आर्ट से है, कॉमर्स से है, मैटर नहीं करता। आप आप कोई लॉ भी का क्लैट बैकग्राउंड का से है एग्जाम, तो आप दे सकते हैं। हाँ, आप दे सकते हो। और एग्जाम में थोड़ा सा क्योंकि कंप्लीट इंग्लिश में होता है, उसका हिंदी कोई ट्रांसलेशन एग्जाम होता नहीं है, तो आपको इंग्लिश थोड़ा सा अच्छा जो भी करना चाहिए बेसिक एग्जाम नॉलेज की है। तैयारी, एग्जाम देने से पहले आप। तो ये कंप्लीट क्लैट जैसे देखा तो हमने रिसर्च किया कि चलो क्लैट देते हैं। तो एक वहाँ पे एक कोचिंग ज्वाइन किया जहाँ पे मॉक वगैरह देते थे। तो फिर हमने क्लैट व्लैट दिया, तो हमारा एडमिशन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हो गया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गुवाहाटी। वहाँ से हमने अपनी बाकी 5 साल की पढ़ाई, पढ़ाई। हाँ 5 साल वहाँ पे पढ़ाई की। और सो अभी आप बता रहे हैं कि आप हाई कोर्ट में एनसीएलटी में प्रैक्टिस करते हैं, तो कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं? प्रैक्टिस से पहले मैं आपको एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। वो जो हर एक इंडिविजुअल है, वो अगर वो लॉ के फील्ड में जाना चाहता है, तो जो प्रीमियर यूनिवर्सिटी है, वहाँ के लाइफ स्टाइल को जीना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप अगर एनएलयू टाइप्स के यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, तो एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर आपके अंदर इनकलकेट होता है, जो कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में बहुत हेल्पफुल होता है। उसका रीजन ये है कि जैसे मैं अगर किसी बिहार के किसी रूरल एरिया से आ रहा हूँ, और वहीं पे एक एक और आपका कलीग है या एक और सीनियर है जो दिल्ली के वन ऑफ द एलिट प्लेस से आ रहा है, तो उससे क्या होता है कि जो एमालगमेशन कल्चरल कल्चर कल्चर वैल्यूज हम लोग शेयर करते हैं, वो हम्म। आपके एट एंड रिजल्ट में बहुत हेल्पफुल होता है। जी। और ड्यूरिंग द यूनिवर्स आप अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए, तो उस समय दो चार चीजों का ध्यान रखना होता है, हाँ। जो किसी भी बैकग्राउंड के बच्चे के साथ, क्योंकि आपको पता नहीं होता, अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड नहीं है जो आपको गाइड और मिस गाइड कर पाए, या तो मिसगाइड होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं यूनिवर्सिटी में। क्योंकि मैंने 5 साल वहां जिया, और 5 साल एक लंबा पीरियड होता है। अरे। आप मान के चलिए कि 20 ईयर्स के बाद ही एक इंडिविजुअल में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आता है कि वो कहाँ है, क्या है। तो आप 5 साल एक जगह पे दे रहे हो, वो आपके लाइफ का ऑलमोस्ट 10% टाइम है जो आप जीने वाले हो। 70 ईयर्स की मोर्टेलिटी माना जाता है इंडिया में है। हाँ। आप 5 साल वहां पे दे रहे हो, 50 50 ईयर में 5 साल, तो ऑलमोस्ट 10% अपने लाइफ का दे रहे हो। तो करेक्ट। वहां पे बहुत सारे हिट एंड मिसेस के चांसेस रहते हैं। वहां पे एक दो चीजों की ध्यान रखनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। पहला है कि आप जो अपने आप को कभी इंफीरियर नहीं मानना चाहिए। अगर आप स्कोर अच्छा नहीं भी कर रहे हो, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको बहुत आगे ले जाएगी। दूसरा है कि जो सेमेस्टर ब्रेक होता है, उसमें आपको इंटर्नशिप 100% करनी चाहिए। और इंटर्नशिप के लिए आप हर जगह अप्रोच कर सकते हो। इतने सारे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाके सीनियर एडवोकेट की आप पूरी लिस्ट है, वहां पे सारे सीनियर एडवोकेट की मेल आईडी प्रोवाइडेड है। वहां पे जाके आप मेल कर सकते हो कि मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ। या बहुत सारे कॉरपोरेट लॉ फर्म है जो Tier 1 है, वहां पे जाके कर सकते हो, तो आपकी फ्यूचर ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तीसरी बात ये होती है कि जो कन्वर्सेशन जो होता है, लोग बहुत सीरियस, या तो बहुत सीरियस हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा पाथ से भटक जाते हैं इन जनरल बच्चे, हम्म। क्योंकि क्या क्या करना है पता नहीं होता है। एक चीज बस ध्यान रखना होता है कि आपको कि सेमेस्टर में हर एक पेपर क्लियर हो, पहला। करेक्ट। दूसरा ये रहता है आपको कि कभी भी कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन है, तो प्रेशर ना लेके प्रेजेंट में रहे, चिल रहे। हम्म। क्योंकि आप बाहर आओगे तो कॉलेज तो एक आपको 3 टाइम हर एक चीज का सुविधा दे रही है, नेट दे रही है, लाइब्रेरी बुक्स अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी आपको मिल रही है। तो वहां पे कोई ऐसा कोई रियल प्रॉब्लम है नहीं, वो आपके माइंड का प्रॉब्लम है। तो आप हम्म। बाहर आओगे तो रियल फाइट तो बाहर है। तो वहां पे जो आप सीख के आए होते हो, ज्यादा लोड नहीं लेना, ज्यादा प्रेशर में मत नहीं आना, वो बहुत हेल्पफुल होता है बाहर आने में। क्योंकि आपको यहाँ पे डेली प्रेशर देने वाले लोग या आपके क्लाइंट्स ऐसे होंगे हाँ। जिन, और वो उनका प्रेशर भी जेन्यून होता है। करेक्ट। अब आप अगर उनके शूज में आप बैठ के देखोगे, तो आपको लगेगा कि सही बात है कि उनका कल
घर जाने वाला है, कोई बच्चा अरेस्ट हो गया है, उसका पर्सनल लिबर्टी स्टेक पे है। बहुत करेक्ट। सारे फैक्टर्स को आप देखते हो तो आप उससे रिलेट कर लेते हो। तो आप उनके सूझ में भी तो उसमें प्रेशर आता है, तो वो प्रेशर हैंडल करने, आपको आदत अगर 5 साल में है तो बात बाहर बहुत हेल्पफुल होता है। बोल रहे थे कि आप कैसे ये क्वेश्चन ये था कि आप प्रैक्टिस आप कौन से फील्ड में कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। जी। तो मैं, हाँ, 2020 में पास आउट हो गया। फिर 2000 कोविड था। कोविड में वन वन ईयर तो कुछ हो ही नहीं पा रहा था। हाँ, ऑलमोस्ट सब तो लोग घर हमारा में ही भी, थे। हाँ। हाँ, तो हमारा भी ज्वाइनिंग ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे। हाँ। कर ही नहीं सकते थे क्योंकि स्पोर्ट्स बंद थे, रोड्स बंद थे। तो अब मैंने 2020 प्रॉपर प्रैक्टिस 2020 फेब से स्टार्ट किया। तो 20, और मेरा जो एक लॉ फर्म है, द्वारका बेस्ड लॉ फर्म है, वहां मैंने ज्वाइन किया। उनका प्रैक्टिस ऑफ मेन एरिया था, कॉमर्शियल मैटर्स थे, जो मेनली जो बैंक रिलेटेड मैटर्स होते हैं, जो आप लोन लेते हो तो उसकी रिकवरी करानी होती है, या आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो लोन देने के टाइम पे। फॉर एग्जांपल, आप अगर कार लोन लेते हो तो एज ए कार हाइपोथेकेटेड होता है। अगर आप लोन टाइम पे चुकता नहीं कर पाते हो तो बैंक क्या करता है, कार आप से कब्जा लेके फिर उसको बेच देता है, कि ओ, उसका जो इंटरेस्ट है वो अ, उसको मिल जाए, उसकी जो प्रॉपर रिकवरी है वो हो जाए। और या तो बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं, हजारों करोड़ के पैसे लेते हैं, करेक्ट। फिर हाँ। वो, हाँ, बहुत सारे रीजंस के कारण वो पैसे टाइम पे नहीं दे पाते हैं। तो उसे कैसे रिकवरी करानी है कोर्ट के थ्रू, जो भी मेथड्स होते हैं, लीगल मेथड्स होते हैं, उसमें हमारा योगदान होता है। बताने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने काफ़ी, मुझे आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग आपका वीडियो देखेंगे और आपसे इंस्पायर होंगे, और भी हम लॉ को, जो भी लॉ है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो मैंने एक पोस्ट किया था, तो उस पे से मुझे कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो उसको मैंने 4-5 क्वेश्चंस लिए जो कि बहुत ज़्यादा आजकल लोग, जो काफ़ी रिपीट्स क्वेश्चंस थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि आपने तो ऑलरेडी बता ही दिया कि व्हाई डू यू चूज लव, तो इस पे थोड़ा और बता सकते हैं कि कोई भी जो न्यू कमर है वो लॉ को चूज क्यों करे, ऐसा कुछ आप उनको बताना चाहेंगे, लॉ इंजीनियरिंग एक का लेके। एक एक पावरफुल टूल है। इफ यू आर अ लॉयर, देन नो वन, यू यू सेंस दैट कि नो वन कैन टच यू। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, if you are in living in Delhi, there is every court, every tribunal resided in Delhi. For example, PMLA, CBI court, Supreme Court, High Court, every court is there. Yeah, So all the no one can, departments are sitting there in Middlesex. all the departments are sitting here. Yeah. So once any policeman or anyone approach you, they think that you have a power to change the course of their day, for example. Correct. So it's a powerful tool, but जोक्स अपार्ट, आपको सबसे पहले ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि आपका अगर इंटरेस्ट ना भी हो तो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर, क्योंकि आर्ट्स से जुड़ा हुआ है। इफ यू आर इरूडाइट, इवन इफ यू आर नॉट इरूडाइट, इफ यू आर अ लर्नर पर्सन, you are you are daily reading newspaper, for example, or doing small stuff, then you can very well manage this profession, because there is no rocket science in law. If you have to read it and you have to apply it. सो कुछ लोग समझते हैं कि बहुत If- सारे लॉज हमें डिफाइन है, लाइक सेक्शंस वाइज है, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, तो उसको आप कैसे अपने दिमाग में फिट करते हो? अगर आपके उससे रिलेटेड कुछ भी केसेस वगैरह आते हैं या कुछ एग्जाम्स पेपर आते हैं, तो आप उसको कैसे डिफाइन करते हो? सेक्शन हो गया uh, 302, बहुत सारे सेक्शंस है, उसके भी सब हाँ, सेक्शंस है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा एरिया ऑफ प्रैक्टिस है आईबीसी कोड 2016, सरफेसी एक्ट 2002 एंड आरडीबी एक्ट 1993। तो अब मान लो कि मेरे को कोई कोई प्रॉब्लम आया, कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने बैंक से लोन लिया, आपने अपना प्रॉपर्टी मॉर्गेज किया एज ए सिक्योरिटी, कि बैंक आपको लोन फैसिलिटेट इजिली कर दे। करेक्ट। और अब मान लो आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू 60,000 है, 60 लाख है फॉर एग्जाम्पल। हाँ। आपने 40 लाख लोन बैंक से लिया, 20 लाख आपने खुद से पे किया और घर खरीद लिया।
और फिर आपने बोला कि ईएमआई हम चुकता ईएमआई। करेंगे। हाँ। ठीक है। कुछ आपके पर्सनल इश्यूज आ गए बीच में, आपने क्या करा कि आप नहीं कर पाए वो चुकता, लेकिन आपने तो इसमें इन्वेस्ट किया है, पिछले 10 साल से आप पे कर रहे हो फॉर करेक्ट। एग्जाम्पल, और आपने 20 लाख और पे कर चुके हैं आप। तो मान लो कि आपने 40 लाख दे दिया, फिर भी आपका घर आपका है नहीं, करेक्ट। और क्योंकि आपने 3 4 डिफॉल्ट कर दिया है, तो आपका अकाउंट एनपीए हो गया है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, हम्म। कि बैंक के नजर में आपको जो लोन दिया गया है उससे 1 रुपए की रिकवरी नहीं हो रही है अब बैंक को। ओके। तो एज पर आरबीआई गाइडलाइन दे आर डिक्लेयर्ड द अकाउंट एज एनपीए। तो आप भागते आप अब एनपीए होने से ही आपका घर नहीं चला जाता। उसके बाद क्या होता है कि बैंक सरफेसी एक्ट 2002 में आया, क्योंकि आजकल आप सुनते होंगे कि मोदी सरकार बोलती है कि इतने सारे एनपीए को हमने रोका। हाँ। अकाउंट बहुत सारे बड़े बड़े 7 लाख करोड़ का एनपीए था, अब आरबीआई बोलती है कि अब उसको मैं कट डाउन करके 3 लाख करोड़ कर दिया। करेक्ट। जो कि जो कि हमारे जो जीडीपी पे, इन जनरल ग्रोथ पे भी बहुत बड़ा असर डालता है। तो गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन साथ में साथ साथ के साथ गवर्नमेंट ये भी मेक श्योर करती है कि कोई बोनाफाइड लोग इससे अफेक्ट ना हो और कोई फ्रॉड ना बचे। तो बहुत सारे गाइडलाइन दिए बैंक को कि आप अचानक से नहीं, कि आपने उसने लोन नहीं दिया, ठीक है, आप कल को जाओ और ताला चाबी कब्जा ले लो और चले आओ। उस वक्त नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको एक प्रॉपर मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। मैकेनिज्म में उस उनने सरफेसी एक्ट में एक प्रोविजन दिया, सेक्शन 13(2), कि पहले आप डिमांड करोगे, और डिमांड में बोलोगे कि आप 60 डे का टाइम दोगे उसको, कि ये आउटस्टैंडिंग आज के डेट पे है, अगर आप पे नहीं करते हो तो हम फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन एज पर लॉ हम आपके अगेंस्ट लेंगे। ठीक है। तो बैंक को पावर 32 में दे दिया, बोरोवर को भी पावर दिया कि ठीक है, तुम्हारे पास नोटिस आया है, तो 13(3) में पावर दिया, जो बंदा लोन लिए हुआ है, कि आप उसका रिप्रेजेंटेशन दोगे, ऑब्जेक्शन दोगे 60 डे के अंदर में, और ऑब्जेक्शन दोगे, और उस ऑब्जेक्शन को बैंक 15 डेज के अंदर उसको रिजॉल्व करेगा रिप्लाई के थ्रू। या तो आपको रिप्रेजेंटेशन मानेगा नहीं, या तो मान लेगा कि मान। हाँ सही में ये, हाँ सही में ये पे करना चाहते हैं आप। उसके बाद अगर ये प्रोसीजर, उसको फुलफिल करना मैंडेटरी, आपने कोई ऑब्जेक्शन दिया तो बैंक को उसको डील करना मैंडेटरी एज पर लॉ। अगर वो नहीं करता है तो उससे सारे एक्शन वापस ले लो। बैड इन लॉ, हाँ। कंप्लीटली बैड इन लॉ है, और वो कुछ नहीं कर सकता है। फिर बोलता है कि प्रोसीजर बोलता है कि आप 13(4) लो, सिंबॉलिक पोजीशन लो, कि ऑन पेपर हम तुम पोजीशन ले चुके हैं, फिजिकल पोजीशन नहीं है, प्रॉपर्टी कब्जा बैंक के नहीं, लेकिन पेपर पे बैंक चल को रहा है। अधिकार दे दिए। हाँ, कि आप 34 का एक नोटिस निकालो, बोलो कि पेमेंट करें, नहीं तो अब हम फिजिकल, मतलब आप पोजीशन क्या, हम बेच बाच देंगे, अब सेल कर देंगे, लीज कर देंगे, जो भी मेथड होता है एलिनेट करने के लिए और रिकवरी करने के लिए वो करेंगे। फिर उस पर भी राइट देता है बोरो, साथ में एक जो लॉ है, एक राइट बैंक को देता है और एक बरोवर को देता है, कि चलो 13(4) इशू हुआ, तो आपके पास सेक्शन 17 में आप ट्राइब्यूनल को अप्रोच कर सकते हो कि इनका मेथड गलत है, इनने जो नोटिस इशू, आप 13(4) में फिर एक, और हर एक जो एक्ट होते हैं ना उसके साथ रूल्स बनने होते हैं, वो कम, और जो रूल्स होते हैं एज इट इज फॉलो करना होता है। बैंक अगर सही भी है, रिकवरी बनती भी है, लेकिन ध्यान रखना होता है कि उसने रूल 86 का फॉलो किया कि नहीं, उसने जो नोटिस भेजा है 13/4 का, उसने पब्लिकेशन किया कि नहीं पेपर में। तो न्यूज़पेपर में जो वाइड सर्कुलर है उस एरिया में जहाँ प्रॉपर्टी रिसाइड करती है, वहां के वाइड सर्कुलर में वो पब्लिश पब्लिश होना चाहिए किस प्रॉपर्टी हमारे कब्जे में है अब। फिर बोलता है कि अफिक्सेशन करो जाके कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट पे। ओके। कॉन्स्पिक्यूअस होता है कि जो फ्रंट सबसे जो दिखे, जो आदमी गुजरे तो उसको दिख जाए। ओके। हाँ। और फिर बोलता है कि आप स्पीड पोस्ट भी करो, या रजिस्टर्ड पोस्ट से करो। रेस्ट। ये सारे मेथड में अगर एक भी नहीं करता है तो सारे एक्शन उसके बैड इन लॉ है, आपके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता है। तो बहुत सारे बोरोवर्स डर जाते हैं और वो एडवोकेट को अप्रोच नहीं करते। अगर टाइम पे एडवोकेट को अप्रोच करें
तो उनकी प्रॉपर्टी भी बच सकती है। और उनके अगेंस्ट, और क्योंकि आपने किसी से पैसे लिया है, पैसे तो देने ही है, ऐसा तो है नहीं कि आपको पैसे नहीं देने हैं। लेकिन जो करेक्ट। टाइम आपको प्रॉपर मिलेगा, अगर आप बोनाफाइड लोग हैं तो आपको टाइम मिलेगा, फिर आपकी घर भी बच सकती है, और आपके जो भी राइट्स है वो भी प्रोटेक्ट हो जाए। दूसरा चीज है कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आरडीबी एक्ट और सरफेसी एक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। सरफेसी एक्ट का पर्पस अलग है और आरडीबी का अलग है। आरडीबी रिकवरी की बात करता है, वो टोटल रिकवरी की बात करता है। और सरफेसी जो एक्ट है, वो जो सिक्योरिटी आप प्रोवाइड की करते हैं, एज अ मॉर्गेजर, एज अ हाइपोथिकेटर, जो भी आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं उसको इन्फोर्स करने के लिए सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट की, के टूल की तरह काम करता है सरफेसी एक्ट। और जो आईबी, और एक और चीज आजकल तो एक सबसे बड़े बड़े कंपनी के लिए तो आईबीसी जो आया है, वो तो पूरे कंपनी बिजनेस सेक्टर को सी चेंज कर दिया है। अभी पहले क्या था कि अगर आप किसी कंपनी का आप डायरेक्टर है, आपने बहुत बड़ा लोन ले लिया है, तो आपके अगेंस्ट अलग क्रिमिनल केसेस चलेंगे और बहुत सारे केसेस चलेंगे। लेकिन आईबीसी अब बोलती है कि अगर आप गारंटर नहीं है, तो आपका मोरिटोरियम, अगर आप कोई कंपनी, कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर जो बैंक है या कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर है, वो अगर एनसीएलटी अप्रोच किया कंपनी के अगेंस्ट कि ये हमारा रिपे नहीं कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट जितने भी केसेस चल रहे हैं, कोर्ट केसेस, सारे स्टे हो जाते हैं, मोरेटोरियम इफेक्ट हो जाता है। तो बहुत सारे नुआंसेज आजकल के नए फील्ड में आ गए हैं कि जो न्यू कमर है वो इस फील्ड में आएंगे तो एक अलग अप्रोच एज ए नेशन भी मिलेगा, और एज ए पर्सनल ग्रोथ पे भी बहुत फायदा होगा इस फील्ड में। मैं उसमें एक जोड़ना चाहूंगा, एक और क्वेश्चंस है। सो सपोज आपने बताया कि 20 लाख हमने ऑलरेडी पे कर दिया है, 20 लाख हमने बैंक को दे दिया है एज ए 1 ईयर में। सो सपोज कि वो ले लेता है, हमारे कब्जे में ले लेता है जो भी बैंक वाले हैं। तो उस टाइम में क्या होगा कि अगर हम पेमेंट नहीं कर पाए तो क्या हमारा 40 लाख चला जाएगा या हमें वापस मिल मिल सकता है? आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ। क्या होता है कि जब बैंक जो लोन देती है, साथ में इंटरेस्ट के साथ वो लोन देती है, तो बैंक के पास जब पोजीशन ले लेती है, दो टाइप के पोजीशन होते हैं। एक ऑन पेपर, जो उसको सिंबॉलिक पोजीशन बोलते हैं, और एक एक्चुअल पोजीशन होता है, उसको फिजिकल पोजीशन ले बोलते हैं। जो फिजिकल पोजीशन होता है वो सरफेसी में एक सेक्शन है, सेक्शन 14, उसके अंडर जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, सीएमएम कोर्ट के, जो मेट्रो सिटी के जितने भी कोर्ट्स हैं, उसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास आप बैंक अप्रोच करती है, और वो आपको राइट देता है, पुलिस सपोर्ट देता है कि आप जाके वहां पे कब्जा ले लो। और जितने भी ये लोकल एरियाज, जैसे बिहार का सीतामढ़ी जिला मान लो आप, जी। वहां पे लेने के लिए आपको सीजीएम कोर्ट होता है, जुडिशियल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में आप अप्रोच करोगे, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में, जो एग्जीक्यूटिव कोर्ट होती है, वहां पे अप्रोच करती है बैंक, और वहां से पोजीशन मिलता है। आपका क्वेश्चन है कि हमने 40 लाख तो दे दिया, और हमारा लोन तो अब 40 लाख, 20 लाख बचा हुआ है, तो क्या जी। वो 40 लाख डूब जाएंगे? करेक्ट। ऐसा नहीं होता। अगर आप उस प्रॉपर्टी को रिडीम नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि वो बैंक ही उसको बेच दे, तो आपका जो एज ऑन डेट टोटल आउटस्टैंडिंग होगा, मान लो प्रॉपर्टी आपके 60 लाख में बिकी है, बैंक ने 60 लाख में बेच दिया, बैंक को रिकवरी बची हुई है 25 लाख की, 30 लाख की, तो जो बाकी 30 लाख है वो आपको रिटर्न करेगा बैंक। ओके। तो हमारे पैसे वापस आ जाएंगे जो भी। हाँ, हाँ। जो मतलब अगर उसके हम लोन जो लेते उसके तो सेफ रहता है अमाउंट, अगर हम हाँ, चुका नहीं पाते हैं तो। बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि, इन जनरल चाहते हैं कि उनका घर वर ना बिके, तो वो जी जी। वन टाइम आरबीआई के बहुत सारे गाइडलाइंस बीच बीच में आते रहते हैं कि आप इतने परसेंट पे सेटल करा लो, 10%, 20% माफ कर देता है बैंक, और फिर आप वन टाइम सेटलमेंट करा के आप पे कर देते हैं। बहुत सारे रेमेडी अवेलेबल है, आरबीआई की गाइडलाइंस भी है, बैंक की इंटरनल गाइडलाइंस भी होती है कि कैसा बोरोवर है, इनका प्रायर प्रायर इनका करेक्टर कैसा था पे करने टाइम पे, मतलब टाइमली पेमेंट करते थे कि नहीं करते थे, बहुत सारी चीज कंसीडर करके प्रॉपर डिसीजन लेते हैं बैंक। तो बेसिकली आपका हिस्ट्री चेक करेगा, आपने कैसे पेमेंट्स
प्रीवियसली किया है उस हिसाब से डिसीजन लेके आपको आगे का हाँ, प्रोसेस बताएं। और आज आज कैसे आप कैसा ऑफर कर रहे हो, कैसे उसको पेमेंट करेंगे इन फ्यूचर। जो आप मान लो 20 लाख बचा है, बहुत सारे लोग होते हैं वन टाइम में नहीं कर पाते हैं। तो करेक्ट। 3 बार 4 बार में अपफ्रंट अमाउंट कितना, अभी तत्काल कितना दे रहा है, बहुत सारे कंसिडर करके बैंक फिर डिसीजन लेती है। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम एक्सप्लोर कर सकते हैं जब ऐसा बहुत सारे सिचुएशन। ऑप्शन बहुत सारे ऑप्शन होते एंड वकील की सलाह जरूर लेना हैं। चाहिए। वकील की सलाह बहुत, जो स्पेशलाइज वकील है, वकील जी। तो बहुत है, स्पेशलिस्ट जो इस फील्ड में काम करते हैं, क्योंकि वो जो नुआंसेस समझेंगे वो बाकी वकील, क्योंकि ये स्पेशल एक्ट है, स्पेशल लॉ है, स्पेशल एरिया के लोग ही जो इस प्रॉपर हैंडल करते हैं, वही इसका नुआंसेस समझते हैं और वही एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज डर होता है कि इसमें दलालों का बहुत सारा करेक्ट। हाँ। कंट्रीब्यूशन आ जाता है, कि आप बैंक को कैसे अप्रोच करते हो, कैसे अपना राइट अवेल करते हो। तो उससे बचना चाहिए, और जो जेन्यून वकील लोग हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं, उनको अप्रोच करना चाहिए। सो आप आइडेंटिफाई फॉर कैसे कीजिएगा कि ये जेन्युइन है और ये नॉन जेन्युइन। उनका 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 आईडी आप देख लो, कि उनका आईडी ले लो, जो आईडी कार्ड वो वाला, जो विजिटिंग कार्ड होता है, ओके। विजिटिंग कार्ड में वहां पर अगर सरफेसी लिखा हुआ आरडीबी में ये काम करते हैं, आईबीसी में काम करते हैं, तो वो देख लो। अगर डायरेक्ट लिखा हुआ है, कॉमर्शियल अगर भी लिखा हुआ है, तो आप उससे अप्रोच कर सकते हो। आप उनसे क्वायरी करके अपना, यहाँ से जो इंफॉर्मेशन आपको मिला है, इंफॉर्मेशन के अंदर उस अकॉर्डिंग क्वायरी करके जो आंसर आपको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस तरीके जी। से आप, हाँ, उस आइडेंटिफाई तरीके कर से आप सकते समझ में, हैं। आप प्रॉब्लम में आते टाइम आदमी सीख देख ले, समझ जाता है कौन वकील जेन्युइन है और कौन नहीं। धन्यवाद सर। सो मृणाल जी, अगला क्वेश्चन आया है। ये काफी बहुत सारे लोगों ने भी पूछा है कि अगर आप कोई केस लेते हैं, सपोज कोई केस आपके पास आता है, तो उसका प्रोसेस क्या है और कितना टाइम लगता है उसको रिजॉल्व करने में। और केस इन जनरल जब क्लाइंट अप्रोच करता है, तो उसके प्रॉब्लम्स पहले शेयर करता है, कि उसको पहला उसका क्या क्या रिलीफ चाहिए कोर्ट से, क्या हुआ है उसके साथ। और जब उसके सारे स्टोरी हम सुनते हैं, तो टाइम, अब मैटर किस प्रकार के हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सिविल डिस्प्यूट है, जहाँ पे दो प्रॉपर्टी का झगड़ा है, तो वहां पे ट्रायल और पूरा कंप्लीट होते होते ऑलमोस्ट बहुत टाइम लग जाता है। जी। कोई कोई केसेस में 10 को लग जाते हैं। और जैसे किंग्स वगैरह के मैटर्स है, वहां पे डिपेंड करता है कि कभी कभी क्या होता है कि सामने वाले एडवोकेट ने एडजॉर्नमेंट मांग लिया, कि हम्म। वकील साहब के पिताजी आज गुजर गए, फॉर एग्जाम्पल। या, एक्सक्यूज दे देते हैं, हाँ, बड़ा नहीं या, चाहिए। हाँ, बहुत सारे एक्सक्यूजेज आते हैं, या जज साहब आज छुट्टी पे है, या जज अच्छा। साहब की अ, के घर में कोई शादी वादी है, वहाँ फंक्शन में गया है, या जज अच्छा। साहब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम में बिजी है। तो, हम्म। और या तो खुद कभी आप ना चाहते हुए भी आप बिजी हो जाते हो। हाँ हाँ। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, वो डिटरमाइन करता है फाइनल आउटकम को। ओके। तो आप अगर कितना भी चाह भी ले, पूरा जस्टिस सिस्टम आपके साथ सपोर्ट में रहेगा, तभी जाके वो प्रोएक्टिवली वो रिजॉल्व होगा। और हम्म। उसका कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं होता है। अच्छा। और मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। सरफेसी एक्ट में बोलता है कि विद इन 60 days, इफ एनी एप्लीकेशन हैज प्रेजेंटेड बिफोर डीआरटी, द ऑनरेबल पीओ विल डिस्पोज ऑफ दैट एप्लीकेशन विद इन 60 days। ओ। एक एप्लीकेशन, मेरा 3 साल का कैरियर है इस स्पेशल लॉ में, एक एप्लीकेशन मैंने आज तक नहीं देखा जो 60 डे में डिस्पोज ऑफ हुआ हो। तो आप समझ सकते हैं कि ये ऑन पेपर अलग चीज है, लेकिन जो ऑल प्रैक्टिकल डिफिकल्टी होती है, क्योंकि केस नंबर ऑफ केसेस बहुत होते हैं। अब एक जज के पास हंड्रेड्स ऑफ केसेस लगे हुए हैं, फॉर हम्म एग्जाम्पल। हम्म। तो उसका आप एक फाइल अगर आप पढ़ते हो, एज ए वकील प्रिपेयर होते हो, तो पूरा दिन लेते हो। और जज हम्म। साहब को 100 फाइल देखने हैं वैसे वैसे। करेक्ट और करेक्ट। आपके जैसे बहुत सारे लर्नर एडवोकेट प्रिपेयर किए हैं ड्राफ्ट, हाँ हाँ हाँ। बहुत सारे नुआंसेज है, तो उनका भी डिफिकल्टी अलग लेवल पे होता है। सामने बहुत सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होते हैं, उसके कारण जो जस्टिस सिस्टम है वो डिले होते चला जाता है। पहला, जब तक
नंबर ऑफ जजेस नहीं बढ़ेंगे, जो इफिशियंसी है वकीलों की, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में 250-250 जितने बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एक साल में 1-1 हजार वकील जनरेट कर रहे हैं। ओ, ओके। तो उसके कारण है कि स्किल बेस पे भी उतना काम वकीलों के साथ नहीं हुआ है। हम्म। बहुत सारे रीजंस है डिले होने का। तो कोई टाइम फ्रेम नहीं बता सकता, कोई कोई भी एडवोकेट के पास जाए, अगर आदमी जाए, तो टाइम फ्रेम बताना थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है उसमें। तो मतलब आप बताना चाहते हैं कि जजेस की संख्या बढ़नी चाहिए, जिस तरह से केसेस, नंबर ऑफ द केसेस इंडिया में जो पेंडिंग है, उस हिसाब से जजेस की काउंट थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। सो बहुत अप्रॉक्स बहुत कितने, कम है। कितना है, कुछ आपको कुछ अप्रॉक्स कुछ अंदाज है जो जजेस? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 करोड़ केसेस आज के आज एंड डेट पेंडिंग है। थ्री हाँ करोड़ सर। तो अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, हाँ नंबर, कोई टोटल प्रॉब्लम। नंबर फिगर नहीं। हाँ, तो इतने सारे अगर केसेस पेंडिंग हो किसी जस्टिस सिस्टम में, तो उसको उसका जब तो वहां पे जजेस, नंबर ऑफ जजेस, जो लॉज है वो भी। अभी क्या होता है कि जैसे पुलिस रिफॉर्म नहीं हो रही है जी। आज के टाइम में। फॉर एग्जाम्पल, आप स्ट्रीट वेंडर के लिए इंडिया में लॉ है कि आप, राइट टू वर्क इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 91। आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया है कि आप इंडिया के किसी भी कोने में कोई भी काम कर सकते हो। हम्म। पुलिस क्या करती है कि कोई अगर रोड साइड अगर वो लगा रहा है 2 घंटे के लिए अपना, वहां हाँ, पे के लिए जाके जो उसको लगा तंग के। करेगी। हम्म। एक पासवान जी का एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप नहीं उसको टोक सकते हो। लेकिन लेकिन पुलिस अपना पावर दिखाती है, उसे इलीगली 100-200 रुपया पैसे लेती है। तो हर जगह ना रिफॉर्म कहीं भी है। चेक एंड बैलेंस की जो लैक ऑफ चेक एंड बैलेंस है पूरे जुडिशियल सिस्टम में, पुलिसिंग पुलिसिंग सिस्टम में, उसके कारण भी नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं। और ये भी अ, जो एक अप्रोच होना चाहिए पुलिस वगैरह की, जो इवन SI लेवल के, सब इंस्पेक्टर लेवल के भी लोग होते हैं, वो दे आर वेरी कैलवस पर्सन। दे डोंट गिव अ डैम अबाउट द डिफिकल्टी ऑफ कॉमन मैन। करेक्ट। तो हाँ। इस सब का भी एजुकेशन और ये सब की भी जो जो लैकनेस है, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। हम्म। लोग ठीक से अप्रोच नहीं कर पाते, अपने राइट्स नहीं पता है। अब कोई स्ट्रीट वेंडर है, डर के मारे 100-200 रुपया, नहीं तो पुलिस ऑब्वियसली दे साहब, ही देता है हाँ, वो। हाँ, उठा के ले जाता है 4 घंटा को। हाँ। अब क्या है कि सबसे सबसे आयरनी है कि अगर कल को विशाल जी घर, आपके घर में पुलिस आया, पुलिस के पास पावर है कि वो 24 आवर बिना बताए किसी कारण से आपके पास, आपको अपने पास रख सकता है, विदाउट एनी चार्जशीट, विदाउट एनी FIR, विदाउट एनी एनीथिंग। ही कैन ब्रिंग यू एंड आपको अपने थाने में बैठा के रख सकता है। हाँ, सो उस केस में कैसे निकल सकते हैं कुछ, किसी? कुछ नहीं, मतलब ऐसे उसके लिए कोई लॉ ही नहीं है। ओ। हाँ, आपके पास जो आप जायजा कंपनसेशन सीख कर सकते हैं, तो वो भी एक लेंदी प्रोसेस है। आप हाई कोर्ट में फाइल करेंगे, रेट ऑलमोस्ट में ट्वेंटी जाएंगे। फोर आवर्स तो लग ही जाएगा नॉर्मल प्रोसीजर लेकिन में। आपको 24 आवर तो आपके लाइफ का जो बहुमूल्य 24 घंटे, वो तो बेकार हो गए। तो बेकार हो तो गया। ये सब जो डिफिकल्टी है, उसको एड्रेस करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे है, जो कि अगर आपको कोई एक लॉ इनटू फोर्स में लाना पड़ा तो आप क्यों और कैसे लाएंगे? सबसे है कि विदाउट चार्जशीट किसी को अरेस्ट नहीं होना चाहिए, जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हुआ है, तब तक उसका जेल में रखना, उसके पर्सनल लिबर्टी को हैम्पर करना है। और एज ए ह्यूमन वी आर नॉट एनिमल, करेक्ट। कि कोई आपके एज एक्यूज आपको बोला कि आप ये काम किए होगा, ठीक है, पुलिस उठा के ले जाएगी, अरेस्ट कर लेगी। और उसके, हम्म। और सुप्रीम कोर्ट बार बार बोलता है कि बेल इज अ रूल एंड अरेस्ट इज अ एक्सेप्शन, कि आप एक्सेप्शनल केसेस में अरेस्ट करोगे। हम्म। अभी के टाइम में क्या है कि क्योंकि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन भी है और लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन भी बोल लो आप सुपीरियर लेवल पे, कि बेल को राइट ना मान के, बेल को रूल ना मान के बेल को एक्सेप्शन बना दिया गया है। करेक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल 420 की केस है, जो छोटे हम्म। मोटे थेफ्ट वगैरह है, या तो छोटे मोटे चोरी चपाटी का जो, मिसअप्रोप्रिएशन, हाँ, चोरी चपाटी का, उसके मारपीट का जो केसेस है। केस बनता है। हाँ,
अब उसमें है कि आपको अरेस्ट कर लेगा, 7 साल की उसमें सजा है। अब वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, पुलिस जी। आपको रखेगी कि आप 1-1 साल 2-2 साल जेल में हो। हम्म। आप इतने तो सोसाइटी के लिए इंडेंजर्ड भी नहीं हो ना, क्या हाँ। क्या सोसाइटी का बिगाड़ रहे हो। हाँ, बहुत हम्म। सारे हीनियस क्राइम्स के आप हीनियस क्राइम की हो तो वहां पे आपको जरूरी है कि आप सोसाइटी से, आपको एक अलग एरिया में रखा जाए कि सोसाइटी को हम्म। अफेक्ट ना पड़े। हम्म। जो साइकोलॉजी है और जो उसके पीछे थॉट है, वो लोग समझते नहीं है। जो जो ऊपर बैठे हैं वो भी, और जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो वो भी। जेल भेजना मजे करने की बात नहीं है कि हमारे पास हाँ। पावर है जेल भेज दो। करेक्ट। उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस, उसके पीछे एक हंड्रेड्स ऑफ ईयर का रिसर्च है। हम्म। वो उसके ना बैकग्राउंड समझते हैं, ना उसके नुआंसेस समझते हैं, ना हम्म। उसके क्या जूरिस्प्रूडेंस है उसके बिहाइंड, कुछ नहीं समझते, उठा के रख देते हैं जेल में। तो ये सब, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ये जो है ना, बेल को एज ए रूल ही ट्रीट करना चाहिए। उसका और बहुत मिसयूज सारे, नहीं। हाँ, हीनियस क्राइम्स में आप, और इससे पुलिस के पावर्स को भी थोड़ा कटेलमेंट मिलेगा। अभी पुलिस अनलिमिटेड पावर एंजॉय करती है। करेक्ट। जैसे आपने बताया 24 आवर्स का, तो वो तो हाँ एक एक तरह से हाँ। आप देखिएगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता अगर आपको पुलिस पकड़ लेता है तो 24 घंटे। सो अगला सवाल बहुत फनी सवाल है कि आ, जैसे कि लॉयर लोग हैं वो काफी ज्यादा बोलते हैं कि काफी थोड़ा कम बोलते हैं, एज ए आप ऑफिस में और घर में, तो वो दोनों में आप कुछ सिमिलरिटी बता सकते हैं? लॉयर का इन जनरल जब क्लाइंट से उनका मीटिंग होता है तो बहुत कम बोलते हैं, क्लाइंट और कोर्ट में। आप आपके जैसे और हमारे जैसे ही लोग, मतलब हम भी तो उसी फ्रेटर्निटी से है, तो लोग तो सेम ही है, सोसाइटी से ही जाते हैं। पहली बात है कि वो, उनको अपने बातों का वैल्यू पता है, कि अगर वो जो बोल रहा है ना उसका इम्पैक्ट सोसाइटी में पड़ेगा। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल, मैं अगर किसी जज के सामने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे के आ गया जो मेरे क्लाइंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करेगा उस टाइम पे, तो वो अपने बातों की इंटेंसिटी को समझते हुए वो अपनी बातें रखता है, कि मेरे बातों से बहुत बड़ा रिपरकशन सोसाइटी पे और एक इंडिविजुअल पे हो सकता है। तो लॉयर जो होते हैं वो बहुत पोलाइटली और बहुत बातों बातों को मोल तोल करके बोलते हैं। उनको जी। समझते हैं कि उनके बातों का कितना दूर तक असर पहुंच सकता है, हाँ, इम्पैक्ट कितना लंबा जा सकता है। इनफैक्ट। और एक बार कोई ऑर्डर किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में आ गया तो वो लॉन्ग टाइम उसके पूरे सोशल क्रीडेंस से लेके हर एक चीज पे इम्पैक्ट डालता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मृणाल जी, आप हमारे साथ अपना बहुमूल्य टाइम देकर अपने जो वीडियो बीजी आपका जो शेड्यूल है उसमें से टाइम निकाला और हमारे साथ स्पेंड किया ऑलमोस्ट लाइक ½ आवर। तो काफी अच्छा लगा, बहुत सारे नए नए चीजें देखने सीखने को मिला आपके द्वारा, नए नए लॉ के बारे में जानना और उससे कैसे बच सकते वो भी पूरा इन्फॉर्मेशन आपने डिटेल में बताया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, चलिए मिलते हैं।